Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation. And in this video we are going to discuss about a very important topic, that is diabetes in pregnancy. Okay, so first of all, why in pregnancy there is diabetes condition? Because the pregnancy is a diabetogenic phase. Why it is diabetogenic phase? Because during pregnancy what happen, there is insulin resistance. Okay, so because of the insulin resistance, pregnancy is a diabetogenic phase, and this insulin resistance is significantly increased during 24 to 28 week. So that's why every pregnant woman should screened for diabetes during this 24 to 28 week phase. So that is very important questions. First, कि when the pregnant woman should screen for diabetes, so that is 24 to 28 week. Okay, so basically in pregnancy what happened, there is fasting hypoglycemia, but पोस्ट पेरेंडियल क्या देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है. ठीक है, एंड दिस हाइपरग्लाइसीमिया इज वेरी डेंजरस. क्यों? बिकॉज इट इज बेसिकली फीटोटॉक्सिक. और तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो हम लेटर डिस्कशन में पढ़ेंगे, बट हाइपरग्लाइसीमिया इज अ फीटोटॉक्सिक. व्हाई इट इज फीटोटॉक्सिक? बिकॉज इट जनरेट द फ्री रेडिकल्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्री रेडिकल्स इट इज फीटोटॉक्सिक. ओके, एंड नॉर्मली अगर हम डायबिटीज की बात करें, अगर आपने डायबिटीज पढ़ा होगा इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सो व्हाट यू हैव स्टडीड कि ड्यूरिंग डायबिटीज क्या होता है, ग्लूकोज इन द यूरिन, है ना, ग्लाइकोजूरिया होता है. बट नॉर्मली इन प्रेगनेंसी ग्लाइकोजूरिया इज नॉर्मल. ठीक है ना, सो इसको हम नॉर्मल मानते हैं. ग्लूकोज इन यूरिन इज नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो दैट्स व्हाई ग्लाइकोजूरिया इज नॉट कंसीडर्ड फॉर डायग्नोसिस, है ना. तो हम कुछ और करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, then two terms you have to remember, that is pre-gestational diabetes mellitus or over diabetes mellitus, and second one is the gestational diabetes mellitus. So basically pre-gestational diabetes mellitus और over diabetes mellitus क्या है? Pre-gestational मतलब कि gestation से पहले. It means the woman is known case of diabetes mellitus, means the diabetes is prior to pregnancy. प्रेगनेंसी से पहले ही वो डायबिटिक है, देन उसको हम बोलेंगे प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस और ओवर डायबिटीज मेलाइटस. ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज पढ़ेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज पढ़ेंगे, तो हम उसमें ये भी देखेंगे कि दिस डायबिटीज कैन लीड टू congenital malformation also. But very important thing is that you have to remember that gestational diabetes mellitus का मतलब होता है कि डायबिटीज इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज है, उसको हम बोलेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. सो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कैन नेवर लीड टू congenital malformation. Only pre-gestational diabetes mellitus can lead to congenital malformation. So this thing you should remember very importantly. अब हम आते हैं टॉपिक पर, that is gestational diabetes mellitus. So सबसे पहले हमारा आता है कि how we diagnose gestational diabetes mellitus, okay, in a pregnant woman. So we have three guidelines है, that is IADPSG और ADA guidelines. सेकेंड हमारा डिप्सी guidelines है, that is very important. that is our national guidelines, जो कि हमें अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज बेसिकली वी आर फॉलोइंग दिस डिप्सी गाइडलाइंस. एंड थर्ड गाइडलाइंस है ACOG गाइडलाइंस. ठीक है, ये तीनों गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे बिकॉज वी डोंट नो क्वेश्चंस कहाँ से आ सकता है. बट अगर इफ यू वांट कि हमें कोई एक गाइडलाइन सिर्फ याद रखना है, सो एटलीस्ट डिप्सी गाइडलाइंस तो आपको मस्ट याद रखना है. ठीक है, सो फर्स्ट हमारा गाइडलाइंस है, दैट इज IADPSG और ADA गाइडलाइंस. अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइंस व्हाट इज दैट कि वुमेन शुड स्क्रीन फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस ड्यूरिंग 24 to 20 वीक ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन. इसमें हमें क्या करना है, मदर आएगी ऑफ 8 आवर फास्टिंग. 8 आवर फास्टिंग के बाद मदर का हम फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करेंगे. एंड फास्टिंग ब्लड शुगर चेक किया, देन हम मदर को क्या देंगे, 75 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज. सो आफ्टर गिविंग 75 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज हम RVS चेक करेंगे एट 1 आवर पे, एंड देन 2 आवर पे चेक करेंगे. ठीक है, एंड इफ the fasting blood sugar is 92 or more than 92,
1 hour is more than 180 or 180, or 2 hour is 153 or more than 153, then it is called gestational diabetes mellitus. So diagnosis of GDM is made if any one or more than one value is abnormal high. ठीक है ना. सो 92, 180, 150, ये 3 नंबर्स जस्ट आप याद करो. 92, 180, 153, इनमें से अगर कोई भी एक एबनॉर्मल, एक या एक से ज्यादा एबनॉर्मल होगा, देन मदर को हम डायग्नोज करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. सो आई थिंक दिस गाइडलाइंस, दिस ADA और IADPSG गाइडलाइंस इज वेरी सिंपल. 92 फास्टिंग, गिविंग 75 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज, 1 आवर पे हमारा 180 एंड 2 आवर पे 153. वेरी सिंपल. Coming to our second guidelines, that is DIPSI guidelines, that we are following our national guidelines. So India every टाइम इंडिया क्या है, सिंपल चीजें फॉलो करता है. तो डिप्सी गाइडलाइन इज वेरी वेरी सिंपल. इसमें मदर को कोई भी काइंड ऑफ फास्टिंग की नीड नहीं है. जस्ट मदर आई एंड उसको हमने 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज दिया एंड आफ्टर 2 आवर हम उनका शुगर चेक करेंगे. एंड इफ द RBS इज मोर देन 140 और मोर देन 140 और मोर देन 140, देन इट इज डायग्नोज्ड एज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. वेरी सिंपल. नो फास्टिंग, no like 1 hour or 3 hour check करना है. just giving 75 gram of oral glucose, and this oral glucose should be given in like 300 ml of water and should be consumed within 15 minutes, है ना. so within 15 minute में consume करने हैं and after that हम 2 hours के बाद हम blood sugar check करेंगे and अगर it is 140 और more than 140 then GDM है. कब बेसिकली हम जो डिप्सी है जो हम ये कब करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम फॉर स्क्रीनिंग इज फर्स्ट ANC विजिट पे. अगर मदर फर्स्ट ANC विजिट के लिए आती है तो पहले हम चेक करेंगे टू कंफर्म कि मदर को प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं है. एंड सेकेंड हम अराउंड 24 to 28 वीक पे करेंगे बिकॉज दिस टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, सो देयर इज वेरी हाई चांस फॉर डायबिटीज, है ना. सो फर्स्ट ANC विजिट पर करेंगे एंड सेकेंड हम 24 to 28 पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे करेंगे एंड दिस इज द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन. ओके, इट्स वेरी सिंपल. थर्ड हमारा गाइडलाइंस है दैट इज ACOG गाइडलाइंस एंड वो हमारा 2 स्टेप्स है. 2 स्टेप्स क्या है. फर्स्ट स्टेप है कि स्क्रीनिंग टेस्ट है एंड सेकेंड वन इज द डायग्नोस्टिक, कि डायग्नोस कंफर्म करेंगे. सो स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, स्क्रीनिंग में हम 5 ग्राम, इट्स 50 ग्राम हम क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं. यहाँ पे भी कोई फास्टिंग की नीड नहीं होती है. जस्ट वुमेन आई एंड उनको हमने 50 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज दिया एंड आफ्टर दैट हमने उनका 2 आवर RBS चेक किया. आफ्टर 2 आवर पोस्ट पेरेंडियल 2 आवर हमने उनका RBS चेक किया एंड इफ इट इज मोर देन 140 और if it is more than 140 or 140, so it is suspected gestational diabetes mellitus. but अगर 200 or more than 200 है, it means it is confirmed gestational diabetes mellitus. ठीक है ना. so ACOG 2 step. first step is the screening test. इसमें हमने 50 ग्राम ग्लूकोज दिया, नो फास्टिंग ग्लूकोज, ओनली 50 ग्राम हमने ग्लूकोज दिया एंड हमने 1 आवर पे, इट्स 1 आवर, इट्स 1 आवर. सो 1 आवर के बाद हमने चेक किया एंड इफ इट इज 140 और मोर देन 140 तो सस्पेक्टेड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस. एंड अगर 200 और मोर देन 200 है, इट मींस इट इज कंफर्म जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस. देन सेकेंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है. बट अगर सस्पेक्टेड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है, सो इन दैट केस हम सेकेंड स्टेप करेंगे फॉर कंफर्म द डायग्नोसिस. सो इन दैट हम क्या करेंगे, मदर को पहले फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करेंगे एंड देन हम 100 ग्राम ग्लूकोज देंगे एंड हम 1 आवर, 2 आवर एंड 3 आवर पे ब्लड शुगर चेक करेंगे. ठीक है. 1 आवर पे 180 और मोर देन 180, 2 आवर पे 155 और मोर देन 155 एंड 3 आवर पे 140 और मोर देन 140 होगा. एंड अगर फास्टिंग 95 एंड मोर देन 95 होगा, देन हम diagnosis of GDM should be made. So diagnosis of GDM is made if 2 or more than 2 value are abnormal high. Okay, so it is थोड़ा सा complicated है but very simple. first step, no fasting, just mother आई 50 ग्राम ग्लूकोज दिया एंड 1 आवर पे ब्लड शुगर चेक किया एंड इफ इट इज 140 और मोर देन 140 इट मींस सस्पेक्टेड GDM. ठीक है. एंड अगर मोर देन 200 है, इट मींस कंफर्म है.
सेकेंड स्टेप की जरूरत नहीं है। सस्पेक्टेड जीडीएम में सेकेंड स्टेप करेंगे, उसमें हम मदर का फास्टिंग चेक करेंगे, देन 100 ग्राम ग्लूकोज देंगे, देन 1 आवर पे, 2 आवर पे एंड 3 आवर पे शुगर चेक करेंगे। अगर इनमें से कोई भी 2 वैल्यू एबनॉर्मल हाई होगा तो जीडीएम डायग्नोस्ट करेंगे। बट दिस गाइडलाइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डिप्सी गाइडलाइंस दैट वी आर फॉलोइंग। ठीक है, सो वेरी सिंपल। ठीक है, सो ये सारे वैल्यूज आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ओके। तो हमने अभी पढ़ लिया कि डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, व्हाई देयर इज डायबिटीज इन प्रेगनेंसी एंड हाउ वी आर डायग्नोसिंग एंड व्हेन वी आर डायग्नोसिंग। सो दिस 24 to 28 week is very very important, you have to remember. ठीक है, so ACOG what all they recommend कि in high risk pregnancy means if the BMI is more than 25 and if there is previous history of HbA1c more than 5.7 then early screening हमें first ANC visit पे करनी है and repeat screening हमें 24 to 28 week of pregnancy पे करना है। ठीक है ना, so this IAD-PSG जो guidelines है वो हमें basically 24 to 28 week पे करनी है। डिप्सी गाइडलाइंस जो है, डिप्सी वाला वो हमें फर्स्ट एएनसी विजिट पे करनी है एंड सेकंड हमें 24 to 28 वीक पे करनी है। एंड एसीओजी क्या बोलता है कि अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है देन हमें फर्स्ट एएनसी विजिट पे करनी है, अर्ली स्क्रीनिंग एंड रिपीट स्क्रीनिंग हम 24 to 20 वीक पे तो करना है ही, वो तो कंफर्म है। ठीक है ना, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन before coming the management part, first we have to understand what all additional antenatal care should be given to the diabetic mother. Okay, so first of all we have to do the anomaly scan, that is the level 2 scan between 18 to 20 week पे हमें करना ही करना है to check any congenital deformities, कुछ तो नहीं है तो हमें anomaly scan चेक करना है, प्लस growth scan भी चेक करना है क्योंकि there is very high chance of intrauterine growth restriction, intrauterine death है ना, तो हमें ग्रोथ स्कैन भी करना है अराउंड 28 to 30 वीक पे फर्स्ट एंड सेकंड हमें 34 to 36 वीक के अराउंड करना है। ठीक है ना, प्लस फीटल मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली फ्रॉम 32 वीक। सो 32 वीक ऑनवर्ड से हमें फीटल मॉनिटरिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायबिटीज is increase the chance of stillbirth, intrauterine growth restriction, intrauterine death, तो हमें फीटल मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन फीटल मॉनिटरिंग में फर्स्ट हमारा है डेली फीटल मूवमेंट, दैट इज नोन एज किक मूवमेंट है ना। मदर को हमें एजुकेट करना है कि आफ्टर टेकिंग मील यू हैव टू लाई डाउन लेफ्ट लेटरल पोजीशन में एंड आपको बेबी का किक काउंट करना है। सो इट शुड बी लाइक 10 और मोर देन 10 in 2 hour। अगर 10 और मोर देन 10 है इन 2 hour इट मीन्स इट इज नॉर्मल। ठीक है, प्लस एनएसटी दैट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट वीकली करना है और बायोफिजिकल प्रोफाइल भी वीकली करना है। सो दैट इज द फीटल मॉनिटरिंग, ग्रोथ स्कैन एंड एनोमली स्कैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द मैनेजमेंट पार्ट, सो इन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बेसिकली जो गोल होगा दैट इज कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर है दैट शुड बी लेस देन 95, 2 hour after taking meal, 2 hour postprandial 120 होना चाहिए, लेस देन 120 होना चाहिए एंड HbA1c शुड बी लेस देन 6। सो दैट्स द गोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, सो फर्स्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ हम ड्रग्स नहीं देते, फर्स्ट मैनेजमेंट होता है डाइट। So diet plus moderate exercise. If the exercise is not contraindicated during pregnancy, then diet के साथ साथ moderate exercise के लिए हम मदर को educate करते हैं। So diet modifications during diabetes in pregnancy, that is known as medical nutrition therapy. So MNT है ना, so MNT that is a medical nutrition therapy, that is nothing, it is simple diet modifications करना है plus moderate exercise करना है if it is not contraindicated। ठीक है ना, so medical nutrition therapy में basically जो target क्या होना चाहिए कि carbohydrate should be 40%, मतलब जो भी आप डाइट ले रहे हो उस डाइट में आपका कार्बोहाइड्रेट 40% होना चाहिए, फैट 40% होना चाहिए, प्रोटीन 20% होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट शुड बी लेस देन 10% एंड कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 300 mg पर डे। ठीक है, सो ये जो हमारा न्यूट्रिशन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इट शुड बी इन 3 मेजर मील प्लस 2 to 3 स्नैक्स में आपको लेना है। ठीक है ना, ओके। देन इफ मदर इज नॉट एबल टू मेंटेन, द गोल ऑफ द
goal of the fasting blood sugar or to our postprandial sugar by taking this diet है ना, medical nutrition therapy, then हमारा second step क्या होगा, that is the insulin, ठीक है ना. So if not maintained to our postprandial glucose less than 120, then the second step आपको और क्या ऐड करना है, that is the insulin, ठीक है. हम कोई मेडिसिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को नहीं देते हैं, ओनली वी आर गिविंग दैट इज द इंसुलिन, ठीक है ना. सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज इन प्रेगनेंसी इज द इंसुलिन. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग द डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, दैट इज द इंसुलिन. बट लेट सपोज कोई मदर है वो इंसुलिन नहीं लेना चाहती है, शी इज डिनाइंग फॉर टेकिंग द इंसुलिन बाय सेल्फ, मे बी उसको डर लगता है या फिर कुछ और भी फोबिया की वजह से, then we can give the drug that is oral hypoglycemic drugs, but only 2 oral hypoglycemic drug we can give during pregnancy, that is metformin and glyburide. So ये आपको दोनों लाइन पता होना चाहिए. ड्रग ऑफ चॉइस for treating diabetes in pregnancy is insulin, and oral hypoglycemic agents can be given in pregnancy is metformin and glyburide. Okay, simple. So use only if mother refuse to take insulin, otherwise हमें insulin ही देना है, ठीक है ना. So if the mother is of pre-gestational diabetes mellitus, it means if mother is diagnosed if mother is known case of diabetes before pregnancy, then there is no role of medical nutrition therapy alone, है ना. कि अगर प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का कंडीशन है तो क्या उसमें भी हम ओनली मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी देंगे? नो, देयर इज नो एनी रूल, है ना. सो नो रूल ऑफ एमएनटी अलोन. यस, एमएनटी साथ में देंगे, बट उसके साथ साथ अगर जो भी उनका ड्रग्स चल रहा था इंसुलिन, है ना, तो साथ में हमें देना, ओनली अकेला काम नहीं करेगा. बट जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट होगा हमारा एमएनटी, दैट इज मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी. अगर इससे मैनेज नहीं होगा देन हम इंसुलिन ऐड करेंगे. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेकेंड हमारा क्वेश्चन आता है कि टाइम फॉर डिलीवरी, है ना. इफ मदर इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस और प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, सो व्हेन वी प्लान फॉर डिलीवरी, है ना, सो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी प्लानिंग कब करनी है. सो इफ well controlled on diet or well controlled on medicine, then around 39 वीक के बाद हम डिलीवर कर सकते हैं ना. सो 39 और 39 वीक के बाद हम डिलीवर कर सकते हैं. बट अगर मदर पुअरली कंट्रोल्ड है, if she is poorly controlled on medicine and diet, then we have to plan the delivery around 37 to 38 week plus 6 days, ठीक है. एंड मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा? ऑफ कोर्स वजाइनल, अनटिल एंड अनलेस कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, जैसे कि अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा हो, इफ there is contracted pelvis and if the weight of fetus is more than 4.5 kg, that is macrosomia अगर होगा, then in that condition हम C section करेंगे, cesarean section करेंगे. Otherwise mode of delivery in diabetes also is vaginal. Very simple. Then coming to the very very important part, that is the complication of diabetes. So complication of diabetes is divided into 3, that is mother को complication हो सकता है, fetus को complications हो सकते हैं, and third जो baby born होगा, newborn neonatal को complication हो सकता है. So maternal complications क्या क्या हो सकते हैं? First complication is polyhydramnios. Why? Because हाइपरग्लाइसीमिया इंक्रीज द फीटल यूरिन, एंड फीटल यूरिन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? अमनियोटिक फ्लूइड भी बहुत ज्यादा होगा. सो दैट कैन लीड टू पॉलीहाइड्रामिनोस, ठीक है. सेकेंड हमारा है प्लेसेंटोमेगाली. वाई प्लेसेंटोमेगाली वो मैं आपको फीटल कॉम्प्लिकेशन में बताऊंगी, बट बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटोमेगाली इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्री इक्लेम्सिया. सो पीपीपी क्या क्या है? पॉलीहाइड्रामिनोस, प्लेसेंटोमेगाली, preeclampsia and preterm labor, है ना. So it can lead to preterm labor, pre-rupture of membrane, abruptio placenta. So these all are the complication. उसके अलावा of course डायबिटिक है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज है. सो एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंड वेजाइनल कैंडिडियासिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना. सो दैट इज द इन्फेक्शन. देन मैक्रोजोमिया होगा, बेबी बहुत इनलार्ज होगा, सो इट कैन लीड टू शोल्डर डिस्टोसिया. सो ऑफ कोर्स बहुत ड्यूरिंग शोल्डर डिस्टोसिया इट कैन लीड टू बर्थ ट्रॉमा एंड इंक्रीज द चांस ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी, ठीक है. देन इट कैन लीड टू पोस्टपार्टम हेमरेज, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस पॉजिटिव मदर हैव वेरी हाई चांस फॉर इंक्रीज द डायबिटीज
इन फ्यूचर, ठीक है ना। सो फ्यूचर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मदर ड्यूरिंग मदर बिकॉज ऑफ द डायबिटीज, ठीक है ना। सो पॉलीहाइड्रामिनोज, प्लेसेंटोमेगली, प्री टर्म लेबर, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, एंड प्री इक्लेम्सिया। ओके, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन हमारा है फीटल कॉम्प्लिकेशन। सो फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीटल कॉम्प्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हमारा है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ओनली सीन इन प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस इफ मदर इज ऑलरेडी डायग्नोज डायबिटीज, है ना। सो लाइक अगर नॉन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस है, बिफोर प्रेगनेंसी अगर वो डायबिटीज डायग्नोस्ड है, देन देयर इज चांस ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। सो इट इज सीन इन ओवर्ट और प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में आपको फीटल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। सो what all the congenital malformation can seen in overt or pre-gestational diabetes mellitus. So first very very important, most commonly हमारा cardiovascular anomaly, कार्डियोवास्कुलर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन देखने को मिलता है। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो मोस्ट कॉमनली इज सीवीएस, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो अगर आपसे सिंपल बोले कि मोस्ट कॉमन ओवरऑल अगर आता है आपके क्वेश्चंस में कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली सीन इन प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मदर, सो योर आंसर शुड बी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड देन सेकेंड हमारा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है ना। सो मोस्ट एंड अगर आपको स्पेसिफाई कर दे most common cardiovascular system anomaly, then the answer is ventricular septal defect. So अगर overall most common बोले या फिर cardiovascular most common बोले, then the answer is ventricular septal defect. But if the question is asking most specific anomaly overall, then your answer should be sacral agenesis or caudal regression. Very very important. So most specific and most common में आपको confuse नहीं होना है. Most specific means कि if the fetus have sacral agenesis, it means there is very high chance कि मदर कैसी होगी, मदर प्री-जेस्टेशनल होगा, ठीक है। बट अगर fetus को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, इट मींस कि और भी रीजन हो सकते हैं। बट अगर सैक्रल एजेनेसिस है, देन देयर इज वेरी हाई चांस कि प्री-जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। सो दैट इज द मोस्ट स्पेसिफिक। सो most specific anomaly overall is sacral agenesis or caudal regression, and most common is ventricular septal defect, then followed by neural tube defect. And most specific cardiovascular anomaly पूछ लिया, then the answer is transposition of great artery. So transposition of great artery, तो ये most common most specific में confusion नहीं होना है। most common overall ventricular septal defect followed by neural tube defect, most specific overall caudal regression or sacral agenesis, and most specific cardiovascular, then transposition of great artery। ये तीन लाइन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन सेकेंड हमारा है मैक्रोजोमिया। मैक्रोजोमिया क्यों? क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया मदर के कंडीशन में है, ग्लूकोज इजिली प्लेसेंटा से ट्रांसफर होकर बेबी को जाएगा, फीटस को जाएगा। सो फीटस में भी क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। सो मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया, फीटल हाइपरग्लाइसीमिया। अब फीटल में हाइपरग्लाइसीमिया है तो फीटस का जो पैंक्रियाज है वो बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। सो बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, इट कैन लीड्स टू हाइपर इंसुलिनीमिया। सो इंसुलिन ज्यादा हो रहा है, एंड इंसुलिन एक्ट लाइक अ ग्रोथ फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंसुलिन एक्ट लाइक अ ग्रोथ फैक्टर, सो क्या होगा, बेबी का ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो मैक्रोजोमिया, वेट ऑफ बेबी इज मोर देन 4 kg, दैट इज नोन एज मैक्रोजोमिया, ठीक है। उसके अलावा because of the hyperglycemia, it can decrease the surfactant production, so it can lead to respiratory distress syndrome, necrotizing enterocolitis, है ना। सो ये सारे फिटस में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। प्लस ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला था कि hyperglycemia is phytotoxic, it release, it produce the free radical, so it can leads to abortion, intrauterine death, stillbirth, है ना। so these are the complication can seen in the fetus, ठीक है। most common fetal complication in all is macrosomia, in which the weight of baby is 4 or more than 4 kg, ठीक है ना। सो मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन पूछे तो मैक्रोसोमिया, ओके। कमिंग टू द नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन, सो व्हाट ऑल नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन सीन? सो फर्स्ट इज द ऑफ कोर्स
प्री टर्म लेबर हो रहा है, सो प्री मैच्योरिटी होगा, प्लस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के भी चांसेस इंक्रीज हो गया है, सो इट कैन लीड टू इंक्रीज न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। सेकेंड, ऑफ कोर्स जब फीटस था, जब बेबी अंदर था, इंट्रायूटेराइन था, तो क्या था, हाइपरग्लाइसीमिया था, पेनक्रियाज भी बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, इंसुलिन सिक्रीट कर रहा था। बट जैसे ही बेबी बाहर आएगा तो इतना हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा, ग्लूकोज तो इतना ज्यादा नहीं है, बट इंसुलिन अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है, so because of that it can lead to hypoglycemia. So it is very very important, all diabetic mother जो है, it can lead to neonatal hypoglycemia, it never hyperglycemia, it's always neonatal hypoglycemia. ठीक है ना। so if baby is born from diabetic mother, you have always check for neonatal hypoglycemia, न्यूनेटल हाइपोकैल्सीमिया, न्यूनेटल हाइपोकैलीमिया एंड न्यूनेटल हाइपोमैग्नीसीमिया। सो सब कुछ हाइपो होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया। ठीक है। प्लस क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि बिकॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, है ना, क्या हो रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया इन द फीटस, हाई ग्लूकोज है मदर के अंदर, एंड दिस ग्लूकोज इज इजिली ट्रांसफर थ्रू द प्लेसेंटा टू द बेबी। तो बेबी को भी बहुत ज्यादा ग्लूकोज मिल रहा है, बट बेबी का जो पैनक्रियाज है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। सो इंसुलिन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सो हाइपर इंसुलिनीमिया हो गया, एंड इंसुलिन एक्ट लाइक अ ग्रोथ फैक्टर। ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट बेबी का ग्रोथ बढ़ रहा है, बेबी का ग्रोथ बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स बेबी का जब ग्रोथ बढ़ रहा है तो बेबी को ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा चाहिए, तो वो प्लेसेंटा पे एक स्ट्रेस होगा, तो प्लेसेंटा का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सो प्लेसेंटो मेगेली होगा। ठीक है ना, प्लेसेंटो मेगेली होगा। सो फीटल हाइपोक्सिया होगा ही होगा, एंड बिकॉज ऑफ फीटल हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा कि जो फीटस का जो किडनी है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इरेथ्रोपोइटिन, दैट इज ईपीओ, इरेथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करेगा, एंड ये इरेथ्रोपोइटिन क्या करेगा, आरबीसी प्रोडक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन इट कैन लीड टू पॉलीसिथीमिया। सो न्यूनेटस में क्या आपको, न्यूनेटल में आपको क्या और प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, दैट इज पॉलीसिथीमिया बिकॉज ऑफ द फीटल हाइपोक्सिया। ठीक है ना। सो पॉलीसिथीमिया, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, एंड ऑफ कोर्स आरबीसी ज्यादा बनेगा तो डेथ भी ज्यादा होगी, डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा होगा, तो बिलीरुबिन भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, सो हाइपर बिलीरुबिनीमिया भी होगा। सो पॉलीसिथीमिया, हाइपर बिलीरुबिनीमिया, एंड जो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी ज्यादा है तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हाइपर विस्कोसिटी। ठीक है ना। सो हाइपर बिलीरुबिनीमिया, हाइपर कोएगुबिलिटी और हाइपर विस्कोसिटी प्लस पॉलीसिथीमिया। सो ये सारा कॉम्प्लिकेशंस कहाँ देखने को मिलेगा, इन न्यूनेट में। तो इफ न्यूनेट इज born from the pregnant woman, from the diabetic mother, so you have to suspect for this all cases, that is hypoglycemia, hypocalcemia, hypokalemia, hypomagnesemia, hyperbilirubinemia, hyperviscosity of the blood, polycythemia। ठीक है ना। so this is all very very important। so ये questions को वो easily clinical में convert करके आपसे पूछ सकते हैं। so you should know कि क्या क्या neonatal complications देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। Coming to कि the complication not seen in baby of diabetic mother, that is anemia नहीं हो सकता है, because polycythemia है, आरबीसी बहुत ज़्यादा है, तो कभी भी डायबिटिक मदर के बेबी को अनीमिया नहीं होगा, एंड मेंटल रिटार्डेड भी नहीं होते। सो इट इज़ नॉट कि अगर डायबिटिक मदर का बेबी मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू डैट, है ना। सो अनीमिया तो नहीं होगा बिकॉज ऑफ पॉलीसिथीमिया, एंड मेंटली रिटार्डेड भी नहीं होते हैं। सो इट इज नॉट लाइक कि डायबिटिक मदर है तो बेबी जो है वो मेंटली रिटार्ड हो सकता है ना, इट इज नॉट लाइक दैट। सो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो आई थिंक आपको ये बहुत इजीली समझ में आया होगा, एंड दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ से कितनी बार एमसीक्यू आ रखा है कि मोस्ट कॉमन एनोमली, मोस्ट स्पेसिफिक एनोमली क्या होता है, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। सो लाइक वो ऐसे क्लिनिकली क्वेश्चंस बना सकते हैं कि बेबी इज बोर्न फ्रॉम द डायबिटिक मदर, सो आप लाइक क्या चेक करोगे, ब्लड शुगर, है ना। सो ऐसे 3-4 चीजें दे देगा। सो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड शुगर हम क्यों चेक कर रहे हैं ना। सो these all the things you have to remember। so the most important point is that ki you have to solve MCQ। again I am saying ki please solve MCQ, PYQ as much as possible, because just
getting knowledge of this topic is not enough until and unless you are not using that, you are not applying that. So applying कैसे करना है? By solving MCQ. So please solve MCQ as much as possible. रिवाइज दिस टॉपिक वेरी फ्रिक्वेंटली, है ना. सो आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक पे फोकस नहीं करना है. वॉट एवर यू आर स्टडिंग यू हैव टू कंसोलिडेट दैट, you have to consolidate that, you have to like जो भी आप पढ़ रहे हो it all should be in your mind, है ना. ऐसा नहीं कि बहुत सारे से पढ़ते रहना है. जो भी पढ़ रहे हो आपके माइंड में होना चाहिए. सो दैट्स योर मेन बिजनेस नाउअडेज, है ना, बिकॉज टाइम इज वेरी लेस and like it's almost 2 months बचे हैं. So please be focused. Okay, so thank you so much. All the best.